आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। देखिए, पिछले क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पिछले क्लासों में एक लाइन था जो कि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। वो लाइन ये वाला था, बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। आपने कल पढ़ा था कि 1783 और 1789 के बीच में पूरे दुनिया में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था, बहुत ही आधा हो गया था। और इंडिगो का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वो किसको था, ब्रिटेन को था, है ना। ब्रिटेन क्या है, हमारा एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप एक कंटिनेंट है, उस कंटिनेंट के अंदर एक छोटा सा हमारा कंट्री क्या है, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में इंडिगो का डिमांड बहुत ज़्यादा था। उन लोगों को इंडिगो का एकदम लत लग गया था कि नहीं, हमको चाहिए तो इंडिगो ही चाहिए, है ना। अपने कपड़े को कलर करने के लिए इंडिगो ही चाहिए, इंडिगो के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिगो जो था वो बहुत ही पॉपुलर था, है ना। और इंडिगो में भी सबसे अधिक पॉपुलर कहीं का था, तो वो कहाँ का था, इंडिया यानी कि भारत का था। तो ये आपने जान लिया था कि इस टाइम पीरियड के बीच में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही नीचे गिर गया था, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन और आपको हम बताना चाहेंगे कि नाउ क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन ईगरली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब देखो, दुनिया में हर जगह पर इंडिगो का प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन को इंडिगो तो चाहिए ना। अब इसको जब ब्रिटेन को इंडिगो चाहिए तो ये लोग अब स्विच किधर होने वाले हैं, इंडिया की ओर। वही टॉपिक का नाम है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो ब्रिटेन वाले लोग इंडिया की ओर क्यों टर्न हुआ, क्यों आया, इंडिगो के लिए आया, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, एज वी नो दैट बिटवीन 1783, वही एक पॉइंट यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है ताकि आपको दोबारा कनेक्ट हम कर पाएँ, ठीक है। वही पॉइंट है जो ऊपर में आपने पढ़ा, वही पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन दी वर्ल्ड फेल बाय हाफ। आधा हो गया था, पूरा एकदम आधा हो गया था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन ईगरली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। और जो ब्रिटेन में जो क्लॉथ डायर थे, यानी कि जो कपड़े को रंगते थे, जिनको कि इंडिगो का ज़रूरत था, उनको अब किसी दूसरे जगह से इंडिगो चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो चुका था, कम हो चुका था, ठीक है ना। अब ये लोगों को नज़र आ रहा है कौन, भारत नज़र आने वाला है। सो द कंपनी चोज इंडिया फॉर इंडिगो कल्टीवेशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप। यहाँ पे यूरोप लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या समझना है, ब्रिटेन। आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूरोप का ही छोटा सा कंट्री हमारा है ब्रिटेन, है ना। तो अब जब यहाँ पे ब्रिटेन के लोगों को इंडिगो चाहिए अपने कपड़े को रंगने के लिए, तो ये लोग चुने किसको, भारत को चुना। किसको चुना, भारत को चुना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो द कंपनी चोज इंडिया फॉर इंडिगो कल्टीवेशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप। तो यूरोप में जो डिमांड था इंडिगो का, उसको पूरा करने के लिए इन लोगों ने भारत को चुना कि चलो भारत और भारत का इंडिगो लाओ। इंडिगो भारत में इतना ज़्यादा है कि हमारे ज़रूरत को भी पूरा कर देगा, साथ ही साथ उसका क्वालिटी बड़ा ही मस्त होता है, एकदम अच्छा होता है ना। दोनों कारण था यहाँ पे उसका आने का। अब हुआ क्या इसके बारे में देखिए। इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रेपिडली एंड बंगाल इंडिगो कैम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था इंडिगो का, वो होता था उस समय पे बंगाल में, ठीक है। और बंगाल का इंडिगो पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रहा था, यानी कि छा रहा था, ठीक है। अब देखो, बंगाल का है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत का ही तो है, बंगाल तो भारत का हिस्सा है। तो भारत का जो इंडिगो था, यानी कि जो बंगाल का इंडिगो था, पूरी दुनिया पे छा रहा था एकदम। किसी को यदि इंडिगो चाहिए तो भारत का ही चाहिए, उसके अलावा किसी का नहीं चाहिए, ऐसा ब्रिटेन के लोगों का कहना था। खैर आगे बढ़ते हैं। इन 1788 ओनली 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। इंडिया में उस समय पे यदि 100% इंडिगो का प्रोडक्शन होता था तो केवल 30% ब्रिटेन जा पाता था। कब का बात हो रहा है, 1788 का। लेकिन बाय 1810, लेकिन 1810 आते आते तक कितने साल का गैप हुआ, इधर हो गया कितना, 2, 12 और 10, 22 साल के अंदर केवल द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। सोचो, 30% से 95%, यानी कि 3 गुना। समझ रहे बात को। तो केवल 22 साल के अंदर 95% इंडिगो जो भारत में प्रोड्यूस होता था,
मोटा मोटी आप कह लीजिए कि भारत में बनता था, आप पूरा बोरिया बिस्तर हम लोग बांध के ब्रिटेन वाले को दे देते थे। 5% बचता था, 5% से क्या कर लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ये 5% कौन रखता था भारत में? इंडिया वाला। क्योंकि देखो हम लोग को अभी तो चाहिए अपना इंडिगो, है ना। तो 95% वो लोग खरीद के लेके जाता था। 5% जो बचा तो जो हमारे भारत के छोटे मोटे कपड़े बनाने वाले लोग थे वो उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार बढ़ने लगा धीरे धीरे, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ रहा था, ये लोग भारत से इंडिगो को खरीद रहे थे कम दामों में और जाके अपने देश में बेच रहे थे, एकदम इनको मोटा मुनाफा हो रहा था, मोटा मुनाफा एकदम, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो गया कि कॉमर्शियल एजेंट का मतलब कौन, जो कि मतलब इंडिगो का व्यापार करते होंगे, खरीदते होंगे, बेचते होंगे, है ना। वो साथ ही साथ ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे, वो लोग भी अब क्या करने लगे, इंडिगो में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिए। लोगों को पैसा देने लगे, किसानों की, लो भाई पैसा लो और तुम केवल मेरे लिए इंडिगो उपजा के दो। समझ रहे, पहले वहां पे बुकिंग हो जाता था, बुकिंग, इस गांव में गए तो इस गांव वाले को बुक कर लो पहले ही कि इस गांव वाला आदमी जो है केवल और केवल हम ही को लाकर इंडिगो देगा क्योंकि हमने इसको लोन दिया है ना। तो पहले बुकिंग हो जाता था। जैसे मान लीजिए ये इस कोचिंग में यदि कोई बच्चा आए, है ना, जैसे मान लीजिए इस कोचिंग का अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है और मान लीजिए 100 को बच्चा आ गया और वो 100 बच्चा पहले आके हमको कह दिया कि सर पढ़ेंगे तो हमको यहीं पे पढ़ेंगे, तो क्या हमको उसको नहीं पढ़ाना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले आके बुक कर लिया है, अपना एडवांस हमको फी दे दिया है, तो मेरा मजबूरी हो जाएगा कि हम उसको पढ़ाएं, है ना। वही बात यहाँ पे था कि जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, लोगों का प्रॉफिट बढ़ रहा था, धीरे धीरे सारे लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल इंसान हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, वो सारे गांव गांव घूमते थे, लोगों को पैसा देते थे, टैक्स लो भाई पैसा लो और खेती करना किसका? केवल इंडिगो का, अब बाकी हमको तुम दे देना, है ना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अब इंडिगो में अपना पैसा लगा रहे थे, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे थे। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। सोचो, बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकरी छोड़ दिया। समझ रहे बात को? जैसे बड़े बड़े जो सिपाही लोग हुआ करते होंगे, जो बड़े बड़े गवर्नर जनरल, गवर्नर जो हुआ करते होंगे, उन लोगों ने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरी से इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम अब नहीं करेंगे, हम जाके करेंगे अब इंडिगो का व्यापार। सोचो, वो सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, गवर्नर जनरल का नौकरी छोड़ रहा है, कितना बड़ा पोस्ट होता है वो, है ना। तो वो लोग अब किस पे आ रहे हैं? इंडिगो का ट्रेड करने के लिए। तो सोचो कि किस प्रकार से इंडिगो प्रॉफिट दे रहा होगा उस समय पे, है ना। लोगों का एकदम झोला झोला भर दे रहा था उस समय पे इंडिगो। और असल बात यह है ना कि वो लोग यहाँ पे सस्ते में खरीदते थे और महंगे में जाके बेचते थे, इसीलिए उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, अट्रैक्टेड बाय द prospects of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and become planters। जैसे जैसे लोग देख रहे थे कि इंडिगो में व्यापार करके ब्रिटेन वाला लोग बड़ा पैसा कमा रहा है, तो इसका देखा देखी स्कॉटलैंड वाले लोग और इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश वाले लोगों का मतलब आपको यहाँ पे क्या समझना है? ब्रिटिशर्स समझ लीजिए। और ब्रिटिशर्स जब भी आप अच्छा, जब भी हम ब्रिटिशर्स वर्ड कहते हैं तो आप क्या समझते हैं? हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी समझिए, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया और स्कॉटमैन हो गया। स्कॉटमैन मतलब कौन से लोग? स्कॉटलैंड के लोग, है ना। स्कॉटलैंड के लोग, इसके साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अलग अलग, जो कि जिसका दूर दूर तक नाता इंडिगो के ट्रेड से नहीं था, वो सब भी अब धीरे धीरे किस में आ रहे थे? इंडिगो के ट्रेड में आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पैसा यदि कहीं पे है तो वो इंडिगो में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स अपनी नौकरी को छोड़ के आ सकते हैं तो छोटे मोटे लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, है ना। तो वही बात है कि जैसे जैसे एकदम ज़्यादा प्रॉफिट इसमें दिख रहा था लोगों को, वैसे वैसे ये सभी लोग इसमें धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे थे। दोज हु हैड नो मनी, और प्लांटर्स बन रहे थे। प्लांटर्स मतलब इसका मतलब प्लांटर्स का जिसका जमीन होता है, वे मतलब दूसरे
इंडियंस को रखता है काम करने के लिए, हाँ वो बात। बिल्कुल वही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी यदि यहाँ पे हैं और वो जो खेती करवा रहे हैं तो वो क्या है, प्लांटर है। प्लांटर मतलब क्या कि आपके अंदर में ज़मीन है ना, आप उसको लोन दे रहे हैं, बदले में वो आपके लिए क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है। और जो वो अनाज उपजाएगा वो आपको दे देगा, ठीक है, उसके बदले में पैसा मिलेगा उसको। लेकिन हाँ, पैसा हमेशा उसको पूरा मिलता नहीं था, बहुत कम मिलता था, इसीलिए तो वो लोग खेती करना चाहता नहीं था, भारत के लोग खेती करना चाहता नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ था कि दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वेयर कमिंग अप एट द टाइम। अब जिस इंसान के पास पैसा नहीं है खेती करने के लिए, वो उन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, बैंक हो गया, उस समय के जो बैंक हुआ करते थे, वो सभी लोग कहते थे लो भाई पैसा लेना है, लो ले जाओ, पैसा ले जाओ। हम मासूम लोग पैसा लेते थे, खेती करते थे, लेकिन बदले में हमको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, सारा प्रॉफिट तो वही मारता था, है ना। बिल्कुल सही बात है, समझ गए बात को। चलिए, तो जिसके पास पैसा नहीं था खेती करने के लिए, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा भी देता था कि लो पैसा खेती करो, लेकिन शर्त ये होगा कि तुम अपना इंडिगो हम ही को दोगे, हम मेरे अलावा किसी को मत देना, है ना। यदि इसके साथ ही साथ आपको लग रहा होगा कि अच्छा बात तो है, वो लोन दे रहा है, खेती कर रहा है, किसानों का भला होगा, भला दूर दूर तक नहीं था, भला दूर दूर तक नहीं था। लोन जो वो देता था ना, तो लोन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, मतलब कि इंटरेस्ट लेता था, है ना। जैसे मान लीजिए यदि वो 100 रुपये आपको दिया, तो बदले में आपसे 150 रुपया लेगा, सोचो। वो 50 रुपया एक्स्ट्रा आप तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से आप दे पाएंगे, है ना, वही बात है। खैर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो का खेती किस प्रकार से होता था, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। देयर वेयर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो को उपजाने का दो सिस्टम था हमारे पास उस समय पे। पहला था नीज एंड राइटी सिस्टम, नीज और राइटी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे नीज वर्ड आपके लिए नया है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये राइटी सिस्टम क्या था, रायट, याद कीजिए, RYOT, फार्मर यानी कि पीजेंट्स। हमने कहा था राइट का मतलब क्या होता है, पीजेंट्स होता है, कि आप उसको किसान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अभी डीप स्टडी करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। तो नीज और एक राइटी सिस्टम, ये दो हमारे पास ऐसे तरीके थे जिस तरीके से क्या होता था, इंडिगो का खेती होता था, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये भी मान के चलिए और इसको आप दिमाग में रख के चलिए कि हमारे पास इंडिगो का खेती करने के लिए दो तरीका था, पहला नीज और दूसरा राइटी सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। इन नीज कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। बात करते हैं पहले हम लोग नीज सिस्टम का। नीज सिस्टम में होता क्या था, जो प्लांटर होते थे यानी कि जो खेती करवा रहा है, वो क्या करते थे, वो इंडिगो अपने ज़मीन पर उपजाते थे, और वैसे ज़मीन पर जो ज़मीन उसके अंदर में है यानी कि उसके कंट्रोल में है। अब कंट्रोल में उसके अंदर कैसे आ सकता है ज़मीन, या तो मारपीट के लोगों से छीन ले, या तो खरीद ले, या तो रेंट पे ले ले, टैक्स नहीं दिया, हाँ, या फिर जो उसको टैक्स नहीं दे पाया, बदले में वो छीन ले ज़मीन, है ना। तो नीज सिस्टम में ये होता था कि जो प्लांटर थे यानी कि जो खेती करवा रहा है, वो उसी ज़मीन पे खेती करवाता था जो उसका खुद का ज़मीन होता था। अब खुद का ज़मीन किस प्रकार से हो सकता है, अभी हमने बता दिया। या तो वो टैक्स ना दिया, तो यदि कोई इंसान टैक्स नहीं दे पाया तो बदले में उसका ज़मीन हड़प लेना, मारपीट के हड़प लेना, खरीद लेना, या फिर कब्जा कर लेना। इन सारे चीज़ों से जो उसके अंदर में ज़मीन आ गया, उसके ऊपर मेनली ये लोग अपना खेती करवाते थे, ठीक है। तो यही था हमारा नीज कल्टीवेशन यानी कि नीज सिस्टम। ही आइदर बाउट द लैंड, या तो ये ज़मीन खरीद लेता था, और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, या फिर ज़मींदारों से जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होता था उससे रेंट पे ले लेता था कि ज़मींदार साहब हमको 100 बीघा ज़मीन दे दीजिए, इस पर हम क्या करवाएंगे, इंडिगो का खेती करवाएंगे। तो ज़मींदार लोग भी इसको दे देता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। और जब इसको एक बार ज़मीन मिल गया, ज़मीन या तो ये कब्जा कर ले, या तो ज़मींदार से रेंट पे ले ले, या फिर खरीद ले, जिस भी हिसाब से इसको ज़मीन मिला, उस ज़मीन पे ये क्या करता था, लोगों को यानी कि लेबर को हायर करता था और कहता था कि खेती करो किस चीज़ का, केवल और केवल इंडिगो का, ठीक है। तो बहुत हद तक ये अपना खेती खुद करवाता भी था, और बहुत हद तक जो किसान खेती करता था उससे ये लोग खरीदता भी था,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। खैर यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया? चलिए, लेकिन नीज कल्टीवेशन या फिर जो नीज सिस्टम है उसमें बहुत प्रकार का प्रॉब्लम था, इतना आसान भी नहीं था, है ना। क्या प्रॉब्लम था इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और टॉपिक का नाम होगा द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन। ठीक है, तो नीज वाला जो सिस्टम था जिसमें कि प्लांटर अपने ज़मीन पे खेती करवाता था, उसके साथ कुछ समस्या था। क्या समस्या था हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।